अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। और हम आज आपके लिए लेकर आ गए हैं आपके फेवरेट सनसनाटी नॉवल एक सितम और मेरी जान की सेकेंड लास्ट एपिसोड, जिसको आपके लिए तहरीर किया है सीमा शाहिद ने। तो फिर देर नहीं करते, चलते हैं नॉवल की तरफ। मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन भी दबाएं, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर जल्दी से चलते हैं सेकेंड लास्ट एपिसोड की तरफ। बड़ी मुश्किल से तानिया ने अपना दायां पैर पानी में डाला ही था कि तेजी से वापस खींच लिया। उफ, ये तो बर्फ जैसा पानी है, वो कपकपा उठी। सरजोक उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। आई नो, मैं अक्सर इधर आकर स्विमिंग करता रहा हूँ। चलो शाबाश, डरो नहीं, अपने पैर बारी बारी साफ करो। उसने तानिया को हिम्मत दिलाई। तानिया ने हिम्मत करके बच्चों की तरह आंखें मीच करके अपने पैर पानी में डालकर साफ किए। उसे ऊपर खींचकर सरजोक ने अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया तो वो सामने घास पर जाकर अपने पैरों को सैंडल से आज़ाद करके घास पर रगड़ कर खुश करने लगी। ये तुम्हारी शख्सियत का एक बिल्कुल जुदा पहलू है, मासूम बच्चों जैसा। तुम इस वक्त इस लम्हे को वाकई जी रही हो। सरजोक ने उसे देखते हुए सरगोशी की। आप ठीक कह रहे हैं, यहाँ आकर मुझ पर पुरानी तानिया जाग गई है, जो डैडी की नज़रों से बचकर घास पर नंगे पाँव दौड़ा करती थी। मैं अपने डैड को बहुत तंग करती थी, दरख्तों पर चढ़ जाती थी और बाद में डैड मुझे पकड़कर एक बड़ा सा लेक्चर देते थे। वो बोलते बोलते रुक गई। माजी की याद आंखें नम कर गई थीं। तुम अच्छी लड़की हो। सरजोक ने नरमी से उसकी पलकों पे चमकते हुए आंसुओं को अपनी उंगली की पोर में समेटा। अब चलें? क्या हम यहाँ थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? तानिया ने रिक्वेस्ट की। रात होने वाली है, अभी चलते हैं। वादा, वापसी पर जितनी देर चाहोगी रुक जाएंगे। सरजोक ने घड़ी में वक्त देखते हुए उसे तसल्ली दी। तानिया ने चारों तरफ देखा। वाकई इस जंगल में अंधेरा फैल रहा था और सर्दी बढ़ रही थी। उसके कपड़े भी इस इलाके के लिहाज से मुनासिब नहीं थे। तानिया ने एक हाथ में अपने सैंडल पकड़े और एहतियात से घास पर चलती हुई सरजोक के साथ वापस गाड़ी की तरफ बढ़ी। तुम इधर आकर मुझे एक बहुत अलग, बहुत मुख्तलिफ लड़की लगी हो। सरजोक की भारी गंभीर आवाज़ उभरी। क्या वाकई? तानिया हंसी। हाँ, बहुत नेचुरल और ख़ूबसूरत तरीन लड़की। कल्फ लगी में सईद से अलग। सरजोक उसे देखते हुए बोला। खूबसूरत? तानिया हंसी। मुझे अच्छी तरह पता है, मैं इस वक्त किसी मैस से कम नहीं लग रही होंगी। मेरे बाल आबशार की फुहार से उलझ गए हैं, पैरों पर चेहरे पर मिट्टी का मेकअप है, कपड़े गीले और मैले हो गए हैं, और आपको मैं खूबसूरत लग रही हूँ। वो बोलते बोलते रुकी, क्योंकि सरजोक ने उसके लबों पर उंगली रख दी थी। तुम आज से पहले मुझे कभी भी इतनी दिलकश, इतनी खूबसूरत नहीं लगी। वो उसके कान में फंसू फूंक रहा था। उसके लम्स की तपिश, लहजे की शिद्दत ने तानिया को शर्मा कर नज़र झुकाने पर मजबूर कर दिया था। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए, वो सरजोक से नज़रें चुरा कर बोली। वो दोनों चलते हुए गाड़ी तक आए। तानिया ने पिछला दरवाज़ा खोलकर कंबल निकाला और आगे की सीट की तरफ बढ़ी ही थी कि साकत खड़ी सरजोक पर नज़र पड़ी, जो तफक्कुर भरी निगाहों से अपनी बेविक को देख रहा था। क्या हुआ? तानिया उसके पास आई और उसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा। गदली ज़मीन में गाड़ी के आगे के दोनों टायर अंदर तक धंस गए थे। तानिया के चेहरे पर परेशानी छा गई थी। क्या आप कुछ कर नहीं सकते? वो परेशान हुई। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कुछ किया जा सकता है। वो जेब से सेल फ़ोन निकाल कर सिग्नल चेक करते हुए बोला। आप पुलिस या किसी को भी फ़ोन करके मदद मांगने की कोशिश तो करें। तानिया पैनिक होना शुरू हो गई थी। ये देखें, सरजोक ने अपना सेल फ़ोन उसकी सिम बढ़ाया। इधर कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है, ऊपर से अंधेरा फैलना शुरू हो चुका है। इस अंधेरे में कोई पत्थर या बड़े दरख्त के तने की मदद से गाड़ी निकालना मुश्किल है। इनफैक्ट इस अंधेरे में वापस जंगल में जाकर दरख्त का बड़ा तना या पत्थर इकट्ठे करना भी नामुमकिन है, और पैदल चलकर हाईवे तक जाना। आप सोच लें, एक तो हाईवे दूर है, दूसरा इस वक्त कोई इधर से गुजरे हमारी मदद करे, ये ज़रूरी नहीं। उसने स्वभाव से समझाया। फिर भी क्या पता कोई मदद मिल जाए, तानिया ने इसरार किया। अगर मैं अकेला होता तो शायद लिफ्ट लेने की कोशिश कर लेता, लेकिन इस वक्त आप मेरे साथ हैं, मेरी जिम्मेदारी है।
मैं नहीं चाहता कि हम किसी मुसीबत में मुब्तला हों। उसने वजाहत की। कैसी मुसीबत? ज़्यादा से ज़्यादा कोई हमें लिफ्ट नहीं देगा, लेकिन अफसोस तो नहीं होगा कि यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं की। तानिया ने उसे देखते हुए कहा। लड़की को देखकर अच्छे खासे लोग फैल जाते हैं, और इस वीराने में आप जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर कोई पीछे पड़ गया तो? आप क्या मेरे हाथों किसी का कत्ल होते देखना चाहती हैं? उसने तानिया को घूरा। तानिया ने जज्बज होते हुए अपना सेलफोन निकाला। उसमें भी सिग्नल नहीं आ रहे थे। ओह नो, क्या पता गाड़ी में कुछ हो। ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए आप कुछ तो रखते होंगे। तानिया ने फ़ोन वापस रखते हुए उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखा। ये गाड़ी ब्राइन की है और इसमें सिवाय स्टेपनी के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं चेक कर चुका हूँ। उसने सेलफोन की रोशनी में तानिया के परेशान चेहरे को देखा। मिस सईद, मैं इतना भी बेएतबार नहीं हूँ कि आपको मेरे साथ इधर जंगल में रात गुजारने में डर लगे। वो तंज़ी अंदाज में बोलते हुए उसके पास से गुजरता हुआ गाड़ी के फ्रंट पैसेंजर दरवाजे तक आया और दरवाज़ा खोलकर तानिया का रखा हुआ कंबल निकाला। गाड़ी की हेडलाइट्स रोशन की और थोड़ा आगे जाकर एक दरख्त मुंतखब करके नीचे घास पर बिस्तर बनाने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं? वो परेशान हो उठी। सोने का इंतज़ाम कर रहा हूँ। वो घास पर दुजानु होकर हाथों से थपथपा कर कंकड़ पत्थर हटा रहा था। हम इधर कैसे सो सकते हैं? वो रोने वाली हो गई। हम? सरजोग ने परेशान खड़ी तानिया को देखा, जो एक नामहरम के साथ रात गुजारने से डर रही थी, और उसका ये डर उसे अच्छा लग रहा था कि वो अभी इसके लिए नामहरम ही तो था। और हर शरीफ मर्द औरत ऐसी सूरत हाल से घबराते हैं, डरते हैं। परेशान मत हो, मुझे अपनी हद पता है, और ये सिचुएशन जितनी आपके लिए नापसंदीदा है उससे कहीं ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मुझे अपने नफ्स पर काबू रखना आता है। मैं आपके लिए इस ब्लैंकेट से स्लीपिंग बैग बना रहा हूँ, आप आराम से उसमें लेट जाना। वो दो टोक लहजे में बोला। और आप? तानिया ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। मैं उधर आपके पास ही घास पर आराम करूँगा, वो इत्मीनान से बोला। मैं ऐसे नहीं सो सकती, मुझे डर लगता है कहीं। वो कहते कहते चुप हो गई। कहीं क्या? सरजो की घास पर काम करते हाथ रुके। वह हाथ झाड़ता हुआ खड़ा हुआ और सीधा उसके पास आकर रुका। डोंट यू ट्रस्ट मी? तुम्हें मुझसे सीरियसली मुझसे डर लग रहा है? सरजो का मूड ठीक ठाक ख़राब हो गया था। आपसे क्यों डरूंगी मैं? आपको तो मैं हैंडल कर सकती हूँ, वो तनक कर बोली। तो फिर मसला क्या है? तुम लड़की आखिर सीधी बात क्यों नहीं करती हो? वो झंझलाया। एक तो गाड़ी फंस गई थी, दूसरा इन मोहतरमा के नखरे ही नहीं ख़त्म हो रहे थे। ये जंगल है, अगर रात को कोई छोटा मोटा सांप या जानवर निकल आया तो? तानिया ने अपना डर बताया। मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में कई बार इधर कैंपिंग कर चुका हूँ, बेफिक्र रहें। वो उसे तसल्ली देकर पलटा। क्या मैं गाड़ी में नहीं सो सकती? तानिया ने सवाल किया। मुझे नहीं लगता कि आप उधर कंफर्टेबल फील करेंगी, लेकिन अगर आप चाहें तो आप सो सकती हैं। हाँ, मेरे जैसा 6 फीट का आदमी उसमें नहीं लेट सकता, उसने क्लियर किया। तो आप इधर बाहर सोए ना। वैसे भी शादी से पहले ये सब मुनासिब नहीं लगता, और एक लड़की के साथ रात में आप गाड़ी में सोते अच्छे थोड़ी लगेंगे। तानिया ने साफ कहा। ओके मादाम, फिर आप ये ब्लैंकेट लें और गाड़ी में जाकर आराम करें, और हाँ, हेडलाइट्स ऑफ कर दीजिएगा। उसने तब कंबल तानिया की तरफ बढ़ाया। क्यों? वो कंबल पकड़ते हुए ठटकी। सलजोक ने उसे घूरा। इस तरह तो अंधेरा हो जाएगा, तानिया ने वजाहत की। अगर हेडलाइट्स जलती नहीं तो गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाएगी, फिर हम सुबह भी इधर से नहीं निकल सकेंगे, सलजोक ने संजीदगी से समझाया। तानिया ने इस बात में सर हिलाते हुए ब्लैंकेट मजबूती से पकड़ा और गाड़ी की तरफ बढ़ी। फ्रंट डोर खोलकर हेडलाइट्स ऑफ की, फिर खुद पिछली सीट पर कंबल खुद पर अच्छी तरह फैलाकर बड़ी मुश्किल से लेट गई। गाड़ी की लाइट्स ऑफ होते ही सलजोक दरख्त के नीचे घास पर अपने हाथों का तकिया बनाकर लेटा ही था कि इस सुनसान माहौल में उसे गाड़ी के दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ सुनाई दी। यानी बेएतबारी की हद थी। वो काफ़ी देर तक आयतल कुर्सी पढ़ते हुए सोने की कोशिश करती रही, लेकिन नींद आकर ही नहीं दे रही थी। जानवरों का डर तो अब कहीं दूर जा सोया था। अब उसे इस जंगल से आती आबशार की आवाज़ और पत्तों की सरसराहट किसी बदरू की आमद लग रही थी। बचपन में पढ़ी ड्रैकुला और डाइन की कहानियाँ याद आने लगी थीं। 1 घंटे बाद सरजू के सोने का यकीन करके वो आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर कंबल निकाल कर नीचे उतरी
और दबे कदमों सलजोग के पास आकर अच्छी तरह खुद को कंबल में लपेट कर लेट गई। कुछ मिनट बाद भी डर कम नहीं हुआ तो अपना एक हाथ कंबल से निकाला और झिझकते हुए सलजोग के बाजू पर रखा। जब सलजोग ने कोई हरकत नहीं की तो वो इत्मीनान से उसकी मौजूदगी के एहसास से रिलैक्स होकर सो गई। उसके सोने के बाद सलजोग ने आहिस्तगी से उसका हाथ अपने बाजू पर से हटाया कि तानिया का लम्स उसकी नज़दीकी उसके जज्बात उभार रही थी। कल उसके निकाह में आने वाली थी। उस वक्त तक किसी किस्म की भी नज़दीकी अभी मुनासिब नहीं थी। इज़्ज़त को इज़्ज़त से ही अपनाना चाहिए कि यही इज़्ज़तदार मर्दों का शेवा होता है। सुबह सवेरे फजर के वक्त चूड़ियों की चहचहाहट से तानिया की आँख खुली। वो अंगड़ाई लेती हुई उठी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। काफ़ी सालों बाद वो एक पुरसुकून नींद सोई थी। सलजोग की प्रोटेक्शन का एहसास ही उसको पुरसुकून कर गया था। हाँ, अब वो अकेली नहीं थी। पहली बार उसके ख्वाब में कोई उम्र, फुप्पो, माजी का कोई लम्हा नहीं उतरा था। ये शायद सलजोग की रफ़ाकत का असर था। गर्दन मोड़कर उसने बराबर में देखा तो चौंक गई। सलजोग उधर नहीं था। वो तेज़ी से कंबल हटाते हुए खड़ी हुई और गाड़ी की तरफ बढ़ी। वो उधर भी नहीं था। गाड़ी खाली थी। एक लम्हे को उसका दिल रुक सा गया। फिर उसने खुद को तसल्ली दी कि वो शायद इधर से निकलने के लिए कोई इंतज़ाम करने गया हो। क्या पता वो फ्रेश होने आबशार की तरफ गया हो। इस सोच के आते ही उसने कंबल गाड़ी में तय करके रखा और खुद सूखी हुई किनारों वाली घास पर जम कर कदम रखते हुए आबशार की तरफ बढ़ी। पर वो उधर भी नहीं था। साफ शफाफ बहता हुआ पानी, शबनम से नहाए हुए फूल और सब्ज़ा इस वक्त दिन की रोशनी में किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था। वो धीरे धीरे कदम उठाते हुए बहते पानी की तरफ एक बड़े से पत्थर की तरफ बढ़ी और सैंडल उतार कर पानी में पैर डालकर बैठ गई। पानी बहुत ज़्यादा सर्द था, लेकिन ये माहौल उसे मेस्मराइज कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसने पैरों से पानी में खेलना शुरू किया। अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो इस वक्त इस लम्हे को एंजॉय कर रही थी। अच्छी तरह हाथ मुँह धोकर वो पत्थर से उठी, सैंडल पहनकर गाड़ी की तरफ बढ़ी। इस वक्त ज़मीन कल शाम की तरह गीली और गीली नहीं थी। फिर भी वो एहतियात से चलती हुई गाड़ी की तरफ बढ़ी। दूर से ही उसे सलजोग आस्तीने फोल्ड किए गाड़ी के फ्रंट टायर्स के आगे झुका हुआ नजर आया। उसने खुश्क पत्ते, पत्थर और सूखी लकड़ियाँ दोनों टायरों के अंदर और आसपास बिछा दी थीं। तानिया के कदमों की चाप सुनकर एक मुस्कुराहट सी उसके वजी चेहरे पर नमूदार हुई। गुड मॉर्निंग, फ्रेश हो गई आप? पानी ज़्यादा ठंडा तो नहीं लगा? उसने दोनों हाथ झाड़ते हुए खड़े होकर पूछा। आपको कैसे पता चला मैं उधर आबशार पर गई थी? आप तो उधर नहीं थे। वो हैरान हुई। मैं अपने से मुंसलिक अफराद से कभी भी गाफिल नहीं होता। और आप तो खैर, इधर आओ, ये गाड़ी स्टार्ट करो और ज़ोर से रेस दो, मैं पीछे से धक्का लगाता हूँ। उसने तानिया को हिदायत दी। क्या ये काम करेगा? तानिया ने लकड़ी और पत्थरों से टायर्स के नीचे बनाई गई लीवर नुमा स्लैब को देखा। फिंगर क्रॉस, तुम बिस्मिल्लाह पढ़ो और गाड़ी स्टार्ट करो। वो गाड़ी के पीछे सिमटा आकर धक्का लगाने के लिए पोजीशन ले चुका था। तानिया ने बिस्मिल्लाह पढ़कर इग्निशन में चाबी लगाकर गाड़ी को रेस देना शुरू किया। गाड़ी हिचकोली खाती हुई एक ही जगह पर आगे पीछे हो रही थी। वो सलजोग के कहने पर मुसलसल रेस दिए जा रही थी जब एक झटके से गाड़ी के धंसे हुए टायर बाहर निकल आए। सलजोग आराम से चलता हुआ गाड़ी तक आया। तानिया ड्राइविंग सीट पर से खिसक कर पैसेंजर सीट की तरफ हो गई। सलजोग ने गाड़ी को स्पीड दी और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। ये जगह बहुत खूबसूरत थी। मुझे लगता है जैसे मैं अपना कोई हिस्सा यहाँ छोड़े जा रही हूँ, तानिया ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। डोंट वरी, हम इधर वापस आएंगे और इस बार मिलकर कैंपिंग करेंगे। सलजोग उसके उदास चेहरे को देखते हुए बोला तो वो मुस्कुरा दी। 8 बजे के करीब वो दोनों होटल पहुँच चुके थे। गाड़ी से सामान उतरवा कर सलजोग तानिया को लेकर अपने लिए रिजर्व स्वीट में पहुँचा। वाह, ये बहुत खूबसूरत है। तानिया ने रूम को तौसीफी निगाहों से देखा, फिर सलजोग की तरफ मुड़ी जो सूटकेस से अपना ड्रेस निकाल रहा था। आप अपने रूम में जाएं, थोड़ा आराम कर लीजिए, तानिया ने मशवरा दिया। मिस सईद, ठीक 2 घंटे बाद हमें निकाह के लिए निकलना है। आप भी अपनी तैयारी पकड़ें और ये हम दोनों का रूम है, ओके? वो उसका गाल थपथपाते हुए वॉशरूम में चला गया। सलजोग के वॉशरूम से निकलते ही तानिया, जो अपना एक सिंपल सा शलवार कमीज सूट निकाल चुकी थी, फ्रेश होने चली गई।
इस वक्त उसके पास कोई फैंसी निकाह टाइप ड्रेस नहीं था कि ये निकाह हो ही इतना अर्जेंट रहा था। फ्रेश होकर वो अपने गीले बाल तौलिए में लपेटे बाहर निकली तो सलजोग सूट में तैयार उसका इंतज़ार कर रहा था। तानिया, मैंने नाश्ता ऑर्डर किया है। सॉरी, मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं कर सकूँगा, एक इमरजेंसी आ गई है, मुझे जाना होगा। वो उजलत में बोलता हुआ दरवाजे की सिमत बढ़ा। दरवाजे की नौक पर हाथ रखा, एक लम्हे को रुका, फिर पलटा। तानिया शॉक्ड खड़ी उसे देख रही थी, जो उसे निकाह का कहकर इधर लाया था और अब न जाने किधर जा रहा था। वो चलता हुआ उसके नज़दीक आया और उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लिया। कुछ गलत मत सोचना, मैं जल्द आऊँगा, तब तक तुम मेरा इंतज़ार करना और मैं फारिग होते ही तुम्हें फ़ोन करूँगा, उसने तसल्ली दी। आप किधर जा रहे हैं? तानिया ने सवाल किया। मेरे भाई जोहान का एक्सीडेंट हो गया है, वो रात ही टोरंटो पहुंचा था, हॉस्पिटल से कॉल आई है, मुझे जाना होगा, सलजोग ने थके थके लहजे में कहा। मैं समझ सकती हूँ, आप जाए, मेरी फ़िक्र मत करें, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। तानिया ने उसकी हिम्मत बंधाई। लव यू स्वीट हार्ट। सलजोग ने झुककर अपनी तरफ देखती तानिया की आंखों में झाँक कर पहली बार इजहार किया और तेज़ी से पलटकर कमरे से बाहर निकल गया। तानिया एक बहुत कॉन्फिडेंट लड़की थी, लेकिन शायद ये रिश्ता ही ऐसा होता है जिसके आगे सर मोहब्बत से झुकने लगता है। अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए वो चलती हुई ड्रेसिंग टेबल तक आई, तौलिए से बालों को आज़ाद किया और ब्रश उठाकर बाल सुलझाने लगी। बाल सुलझाते हुए उसकी नज़र आईने में नजर आते अपने अक्स पर पड़ी। वो खुद को देखकर हैरान रह गई। ये तो कोई अजनबी सी तानिया थी जिसका चेहरा अंदरूनी खुशी से दमक रहा था। वो अपने हम सफ़र के साथ थी, ऐसा हम सफ़र, ऐसा मनपसंद साथी जो उसे दोबारा से मोहब्बतों पर एतबार करना सिखा रहा था, जो उस पर भरोसा करता था। सलजोग का सोच कर ही उसका चेहरा तप उठा। बालों को सुलझाकर खुला छोड़कर वो अपनी पर्स तक आई, सेलफोन निकाला जिसकी बैटरी डेड पड़ी थी। अभी वो फ़ोन को चार्ज पर लगाने ही वाली थी कि दरवाज़ा बजा। रूम सर्विस नाश्ता लेकर आई थी। वेट्रेस के जाने के बाद कमरा लॉक करके उसने पहले फ़ोन को चार्ज पर लगाया, फिर नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हुई। अभी टोस्ट पर मक्खन लगाया ही था कि उसका फ़ोन बजने लगा। वो उठकर फ़ोन तक गई। सलजोग की कॉल थी। फ़ोन को चार्ज पर ही लगाए हुए उसने झुककर कॉल रिसीव की। कैसी हो? भारी आवाज़ में सवाल हुआ। मैं ठीक हूँ। परेशान तो नहीं हो रही? नहीं, बस आप जल्दी से खैरियत से वापस आ जाएं, वो धीमी आवाज़ में बोली। सॉरी, मैं तुम्हें इस तरह छोड़ कर गया, बस ये इमरजेंसी हो गई है। सुहान मेरे लिए छोटे भाई से बढ़कर है और एक्सीडेंट की वजह से पुलिस भी इन्वॉल्व है, उसे वजाहत देनी चाहिए। सुहान ठीक तो है ना? ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? तानिया ने सवाल पूछा। पता नहीं, ये तो वहाँ ब्रैम्पटन पहुँच कर ही पता चलेगा। बस तुम परेशान मत होना, अब उसे साथ ही लेकर आऊँगा। मुझे वापस आने में 3 दिन तो लगने ही हैं, लेकिन मैं जैसे ही आऊँगा हम उसी वक्त उसी लम्हे निकाह करेंगे, सलजोग ने मजबूत लहजे में कहा। मुझे इंतज़ार रहेगा, वो बमुश्किल बोली। चंद बातें करके सलजोग ने फ़ोन रख दिया और तानिया उदासी से चलती हुई नाश्ते की तरफ आई। बेदिली से नाश्ता किया, फिर बिस्तर पर ढेर हो गई। कई घंटे अकेले कमरे में रहने के बाद उसने बाहर निकलकर होटल का जायज़ा लेने और लंच डाइनिंग में करने का फ़ैसला किया। वो इस वक्त शलवार कमीज़ पहने हुए थी, जो यहाँ के माहौल के हिसाब से मुनासिब नहीं था। सूटकेस से वो जीन्स, गुलाबी कुर्ती और स्टॉलर निकाल कर वॉशरूम तैयार होने चली गई। कपड़े बदलने के बाद उसने बाहर जाने का इरादा बदल दिया था। उसे सलजोग की फ़िक्र थी। वो बिना सोए, बिना खाए पिए, इतनी थकन के बावजूद दोबारा चला गया था। वो बहुत देर तक फ़ोन हाथ में लिए उसे कॉल करके उसकी खैरियत पूछने का सोचती रही। फिर नफ़े में सर हिलाते हुए फ़ोन को लेकर बेड पर बैठ गई। सलजोग की थकन और भूख के एहसास ने तानिया की भूख उड़ा दी थी। अब उसे सिर्फ और सिर्फ सलजोग के फ़ोन का इंतज़ार था। तंग आकर उसने अपना सामान से लैपटॉप निकाला और अपनी ईमेल्स, ऑफिस का वर्क चेक करने लगी। रात के 10 बज चुके थे। सलजोग का कोई फ़ोन, कोई मैसेज नहीं आया था। वो परेशान थी, लेकिन खुद से फ़ोन करने में अना अड़े आ रही थी कि वो क्या सोचेगा। थक हार कर वो सोने की कोशिश करने लगी। रात की जाने किस पहर उसकी आंख लगी थी। मैसेज की बिप से उसकी आंख खुली। मंदी मंदी आंखों से फ़ोन उठाया तो सलजोग का मैसेज ब्लिंक होता देखकर सारी नींद भग से उड़ गई। उसने तेज़ी से फ़ोन पर मैसेज को क्लिक किया। सॉरी जाना, कल का पूरा दिन पुलिस, अस्पताल, वकील के चक्कर में बहुत मसरूफ़ गुजरा। चाह कर भी तुम्हें कॉल ना कर सका। अपना बहुत ख्याल रखना।
मैं वकील से फारिग होकर तुम्हें कॉल करूँगा। सिर्फ तुम्हारा सरजोक खानज़ादा। सरजोक का मैसेज पढ़कर तानिया के दिल को सुकून मिला। उसने बिस्तर से उठते हुए वक्त देखा, दिन के 11 बज रहे थे। वो काफ़ी देर से उठी थी। अब ब्रेकफास्ट का वक्त तो निकल ही चुका था। वो लंच करने और आसपास का इलाका देखने का मूड बनाकर कपड़े निकालकर शावर लेने चली गई। तानिया लिबास बदलकर ड्रेसिंग टेबल पर आई। उसका इरादा अपने बाल बनाने का था। ब्रश हाथ में पकड़कर उसने सामने आईने में नजर आते अपने अक्स को देखा। उसका नाजुक वजूद अंदरूनी खुशी से दमक रहा था। आंखों में चमक और आसूदगी छाई हुई थी। गाल और लब कुदरती खून के छलकने से सूख हुए पड़े थे। ये सब सरजोक की मोहब्बतों का एजाज था। वो उसे अपनी मोहब्बत का अमीन बना चुका था। तानिया के ब्रश करते हाथ एक लम्हे को रुके। अब वो पॉनी टेल बनाने का इरादा तर्क करके बालों को मोड़कर फ्रेंच नॉट बनाने लगी थी। वो अब एक ऐसी लड़की लगना चाहती थी जो अपने पिया के दिल पर राज करती हो। तैयार होकर उसने गले में स्टॉलर डालकर कलाई पर घड़ी बांधी। चार्जर से फ़ोन निकालकर पर्स में रखा और अपने क्रेडिट कार्ड को चेक करने के बाद शूज़ पहनकर कमरा लॉक करके बाहर निकल गई। दिन के 3 बज रहे थे। लंच टाइम तकरीबन ख़त्म होने वाला था। उसका रुख होटल की डाइनिंग की तरफ था। पुराने विक्टोरियन तर्ज पर बना ये होटल बहुत ही आलीशान था। वह इत्मीनान से उस होटल के इंटीरियर का जायज़ा लेते हुए डाइनिंग एरिया में आई और शीशे के पास की मेज़ मुंतखब करके बैठ गई। वेट्रेस के आने पर उसने फ़िश फ्राई और सलाद के साथ कॉफ़ी ऑर्डर की और शीशे से बाहर देखने लगी, जहाँ हद नज़र तक सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। पत्थरों के खूबसूरत फव्वारे और उनके चारों तरफ फूल ही फूल। एक कोने पर छोटा सा बच्चों का गोल्फ एरिया, जहाँ छोटे बच्चे हंसते मुस्कुराते खेल रहे थे। वो बहुत दिलचस्पी से ये सब देख रही थी जब वेट्रेस ने उसके आगे खाना सर्व किया। अब उसकी पूरी तवज्जो अपनी प्लेट की तरफ थी। गरम गरम तली हुई मछली की इश्तिहा अंगेज़ खुशबू उसकी भूख बढ़ा रही थी। वो आराम से फोर्क और छुरी के साथ फिश के छोटे छोटे पीस करके खा रही थी। सब बहुत अच्छा था, बस एक कमी थी, सरजोक की कमी। सरजोक का ख्याल आते ही उसके चेहरे पर खून छलकने लगा था। वो उसे मिस कर रही थी, जबकि उसे गए हुए 8 घंटे ही हुए थे। उमर के साथ बचपन से उसका रिश्ता रहा था, लेकिन जो फीलिंग्स वो सरजोक के लिए महसूस कर रही थी वो आज से पहले कभी भी किसी के लिए महसूस नहीं हुई थी। प्यार क्या होता है, प्यार लफ्ज़ के मायने क्या हैं, ये सब आगाही उसे कल की रात सरजोक के साथ उस जंगल में गुजार कर हुई थी। जिन्हें प्यार होता है वो सबसे पहले अपने मुहिब को न सिर्फ इज्जत देते हैं बल्कि दिलवाते भी हैं, और सरजोक ने उसे बहुत इज्जत और मान दिया था। कोई अफेयर नहीं चलाया, कोई वादे नहीं किए, सीधा प्रपोज किया था, उसे अपनी गैरत बनाया था। वो उसके साथ पल दो पल नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता था। शायद यही प्यार है जिसके मायने मुझे आपसे पहले कभी पता ही नहीं चले थे। वो ख्यालों में सरजोक से मुखातिब हुई। इस सब में सबसे पुरसुकून बात ये थी कि सरजोक भी उसके लिए उस जैसी ही फीलिंग रखता था जिसका उसे यकीन था, और यही यकीन उसके चेहरे पर गलाल बनकर बिखरा हुआ था। तानिया ने आधा खाना खाकर प्लेट खिसकाई और कॉफ़ी का कप उठाकर वेट्रेस को बिल लाने का इशारा किया। मैम, आप रूम नंबर 110 से हैं? वेट्रेस ने प्लेट उठाते हुए सवाल किया। यस, तानिया ने हैरत से उसे देखते हुए जवाब दिया। उसे उसका रूम नंबर कैसे पता चला, वो सोच रही थी। मैम, आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कॉफ़ी, ड्रिंक सब आपके हस्बैंड के अकाउंट में ऐड होगा, सो डोंट वरी अबाउट बिल। वो शाइस्तगी से उसे बताते हुए बर्तन ले गई। सरजोक ने ये कमरा मिस्टर एंड मिसेस सरजोक के नाम से 10 दिन के लिए बुक करवाया था, और जाते हुए वो रिसेप्शन पर तानिया के लिए मखसूस हिदायत देकर जाना नहीं भूला था। तानिया ने अपनी कॉफ़ी ख़त्म की और अपना पर्स उठाकर खड़ी हो गई। अब उसका इरादा बाहर जाने का था। अभी 2 कदम ही चली थी कि उसका फ़ोन बज उठा। सरजोक की कॉल आ रही थी। हेलो, तानिया ने फ़ोन उठाया। कैसी हो? गंभीर आवाज़ उभरी। मैं ठीक, और आप कैसे हैं? तानिया ने झिझकते हुए पूछा। मेरी खैरियत तो अब आपके पास आकर ही ठीक होगी, वो नरमी से बोला। आप बताएं, सब ठीक है? ज़ुहान को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? तानिया ने सटपटा कर टॉपिक बदला। हाँ, वो बस ठीक ही है। आप वापस कब आएंगे? तानिया ने फ़ौरन पूछा। क्या मुझे मिस कर रही हो? नहीं, मैं क्यों आपको मिस करूँगी? मैं तो बस ऐसे ही उससे अपने दिल का चोट छुपाना चाहा। मैं तो तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। खैर, एक दिन मेरा भी आएगा।
वो शरारत से बोला। आप सुनो, सेल्जूक ने उसे मुखातिब किया। जी। वो धीमे सुरों में बोलती हुई वापस पलटकर कुर्सी पर बैठ गई। मैंने जब तुम्हें देखा था तब मेरे दिल के किसी गोशे ने उसी वक्त कह दिया था कि ये मेरी है, सिर्फ मेरी। तानिया, आई लव यू यार। वो बोलते बोलते चुप हुआ। तानिया का दिल उसका इतना वाज़ेह इज़हार सुनकर उछल कर हलक में आ गया। जिस्म का सारा खून सिमट कर उसके चेहरे पर आ गया था। उसे अपने गाल तपते हुए महसूस हो रहे थे। मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा, ओके? अभी फ़ोन रखता हूँ। तुम अपना बहुत ख्याल रखना और बिला ज़रूरत कमरे से मत निकलना। सेल्जूक ने उसे जल्दी जल्दी बच्चों की तरह हिदायत देकर फ़ोन बंद कर दिया। वो उसे बताना चाहती थी कि वो इस वक्त होटल के डाइनिंग हॉल में है और थोड़ी देर वॉक करने बाहर जाने का इरादा रखती है, लेकिन वो उजलत में हमेशा की तरह उसकी बात सुने बगैर फ़ोन रख गया था। फ़ोन रखकर तानिया ने वक्त देखा, शाम ढलने को थी। वो बाहर जाने का इरादा तर्क करके अपने कमरे में की जानिब जाने वाली लॉबी की तरफ मुड़ी। तानिया, तानिया सईद, आई कांट बिलीव इट। एक पुरजोश मर्दाना आवाज़ उसके पीछे से उभरी, जिसे सुनकर वो अपनी जगह जम सी गई, बिल्कुल फ्रीज हो गई। वो पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहती थी। उसके चेहरे के सारे रंग उड़ गए थे। उसने लॉबी में रखी मेज़ का सहारा लिया और बमुश्किल आहिस्तगी से पीछे मुड़ी। उसके ऐन सामने उमर सालार एक 4 साल क्यूट से बच्चे का हाथ पकड़े उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। उमर? तानिया के लबों से सरगोशी में उसका नाम अदा हुआ। गुलाबी रंगत से मैल खाता हुआ डिज़ाइनर कुर्ता और जीन्स, साथ में स्टाइल से लिया हुआ मैचिंग स्ट्रॉलर। बाल भी अब बॉय कर नहीं रहे थे। घने लंबे बालों की फ्रेंच नॉट उसकी नाजुक कमर पर झूल रही थी। वो एक मुकम्मल भरपूर दोशीज़ा के रूप में उमर सालार के सामने थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तानिया ने सरसराती हुई आवाज़ में उसकी नज़रों के इर्तिका से उलझते हुए पूछा। उमर सालार, जो गहरी नज़रों से सर तपा तानिया का जायज़ा ले रहा था, उसका सवाल सुनकर चौंका। तुम बहुत बदल गई हो। उमर का अंदाज सराहने वाला था। वो चलते हुए उसके नज़दीक आया और उसका हाथ अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश की ही थी कि तानिया बिदक कर पीछे हुई, जैसे वो उसे काट खाने वाला हो। अहमद, इनसे मिलो, ये तानिया है। उमर ने अपना हाथ थामे क्यूट से नीली आंखों वाले बच्चे को मुखातिब किया। हाय। उस बच्चे ने मुस्कुराकर अपना हाथ तानिया की तरफ बढ़ाया, जिसे ना चाहते हुए भी तानिया ने थाम कर छोड़ दिया कि बच्चे से क्या दुश्मनी। किसी सेमिनार या कोर्स के लिए आई हो? उमर ने संजीदगी से पूछा। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे कभी कोई माह साल उनके पीछे ना आए हों। मैं चलती हूँ। तानिया उसका सवाल नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ी। तुम बहुत बदल गई हो लड़की, लगने लगी हो। शुक्र है तुम्हें भी ड्रेस सेंस आया। उमर ने उसके सामने आकर अपने अंदाज में उसे सराहा। मैं क्या हूँ और कैसी लगती हूँ, ये अब आपका कंसर्न नहीं है। नो इफ़ यू एक्सक्यूज़ मी, मुझे जाना है। तानिया ने बमुश्किल अपना गुस्सा ज़ब्त किया था। खैर, कंसर्न तो मेरा हमेशा रहेगा। आखिर को मेरी बचपन की फैंसी हो और कज़न भी। उमर ने फुल शौक नज़रों से उसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा। फैंसी हूँ नहीं थी, और बाकी सारे रिश्ते डैडी के इंतकाल के साथ ही ख़त्म हो चुके हैं। तानिया ने साफ साफ बात की। अच्छा, गुस्सा मत करो, अहमद पर बुरा असर पड़ेगा। उसने पास खिड़की से बाहर झांकते अपने बेटे की तरफ इशारा किया। तानिया ने उसे नज़रअंदाज करते हुए साइड से निकलना चाहा तो उमर ने तेज़ी से उसका हाथ पकड़ लिया, जिसे एक झटके से तानिया ने छुड़वाया तो उमर ने बदमज़गी से उसे देखा। चलो, तुम्हें अम्मी से मिलवाता हूँ, वो बहुत खुश होंगी तुम्हें देखकर। उसने तानिया को अपने साथ आने की दावत दी। फुप्पो भी आई हैं क्या? मगर आप लोग तो लंदन में थे, तानिया ने सवाल किया। हाँ, अहमद को संभालने के लिए अम्मी को मेरे साथ सफ़र करना पड़ा। आपकी मिसेस किधर हैं? तानिया ने अहमद को देखते हुए सवाल किया। वो तो अहमद की पैदाइश के वक्त ही चल बसी थी, शायद तुम्हारी बद्दुआ लग गई। उमर ने अफसोसगी से कहा। मुझे अफसोस है, लेकिन मैंने कभी भी आपको या आपकी अनदेखी मिसेस को दुआ या बद्दुआ नहीं दी। तानिया ने अफसोस किया। ज़बान से नहीं दी, पर दिल से तो दी होगी। आखिर दिल पर किसका जोर चलता हुआ है। वो तानिया के साथ लिफ्ट की तरफ बढ़ा। लिफ्ट का बटन प्रेस करके तानिया ने उमर और उसका हाथ पकड़े अहमद को देखा। तानिया ने ठिठक कर उमर सालार को देखा। वो आज भी इतना ही खुद पसंद था। वो कब का उस पर मिट्टी डाल चुकी थी
और वो समझ रहा था कि वो उसके फराक में डूबी उसकी बीवी से जलकर उसे बद्दुआ देती होगी। क्या देख रही हो? उमर सालार ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। कुछ नहीं, आज मौसम बहुत खूबसूरत है, बस आपके पीछे खिड़की से उसे ही देख रही हूँ। तानिया ने उसकी गलतफहमी दूर की। मौसम? हाँ, मौसम खूबसूरत है, मगर तुमसे ज़्यादा हसीन नहीं है। उमर मुस्कुराकर बोलते हुए उसके चेहरे को देखने लगा, जिस पर एक अनोखी चमक थी। तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, एक अजीब किस्म की कशिश नज़र आ रही है तुम्हें। क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नया हुआ है? लिफ्ट आकर उनके सामने खुल चुकी थी। उमर सालार अपने बेटे का हाथ पकड़कर अंदर दाखिल हुआ। क्या हुआ, अंदर नहीं आओगी? उसने दरवाजे पर हाथ रखकर उसे बंद होने से रोकते हुए तानिया से सवाल किया। नहीं, आप मुझे फूफो का रूम नंबर बता दें, मैं अपने हस्बैंड के साथ 1-2 दिन बाद मिल आऊँगी। तानिया ने दानिश तौर पर झूठ बोला कि वैसे भी सलजोग के आने पर निकाह तो हो ही जाना था। वो उमर को जता देना चाहती थी कि वो अकेली नहीं है। हस्बैंड? सीरियसली? उमर को शौक लगा। 1-2 रोज़ बाद क्यों, उसे लेकर आज ही आओ। वैसे भी कल शाम तो हमारी वापसी की फ़्लाइट है। उमर ने संभल कर कहा। वो एक काम से दूसरे शहर गए हैं, अगर जल्द वापस आ गए तो हम ज़रूर आएंगे। तानिया ने संजीदगी से जवाब दिया और पलट कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। उमर ने पुरसोच नज़रों से उसे जाते हुए देखा, फिर खुद भी खामोशी से फासला रखकर अहमद को गोद में उठाते हुए उसके पीछे चला। तीसरी मंजिल का कोने वाला कमरा खोलकर तानिया अंदर दाखिल हुई और उमर उसके कमरे का नंबर ज़हन नशीन करते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ा। बड़ी मुश्किल तानिया को होटल में अकेला छोड़कर सलजोग तूफ़ानी रफ्तार से गाड़ी दौड़ाते हुए हॉस्पिटल पहुंच गया था। ब्रायन को कॉल करके वो वकील अरेंज करके हॉस्पिटल भेजने का पहले ही कह चुका था। रिसेप्शन से जुहान खानज़ादा का पता करते हुए वो इमरजेंसी वार्ड की तरफ आया, जहां एक बेड पर जुहान लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर खराशें थीं और बाएं बाजू पर प्लास्टर चढ़ा दिया गया था। वकील के साथ साथ एक पुलिस ऑफिसर भी उधर मौजूद था। हेलो, सलजोग ने अंदर दाखिल होते ही सबको मुखातिब किया। आप? पुलिस ऑफिसर और वकील दोनों ने ही उसे चौंक कर देखा, जो अपनी पर्सनालिटी से माहौल पर छाया हुआ महसूस हो रहा था। भाई, जुहान उसकी आवाज़ सुनकर उठा, जिसे सलजोग ने हाथ के इशारे से रोककर खुद अपना तारुफ पुलिस इंस्पेक्टर और वकील साहब से करवाया। सलजोग साहब, मामला सॉर्ट आउट हो चुका है, बस अब आपको जुहान का चालान भरना होगा और फिर आप इन्हें यहाँ से डिस्चार्ज करवा कर ले जा सकते हैं। वकील ने उसे सारी अपडेट दी। ओके, आप चालान दें, मैं अभी भर देता हूँ। सॉरी सर, इस वक्त पुलिस स्टेशन बंद हो चुका है। आपको कल सुबह 9 बजे के बाद आकर न सिर्फ चालान बल्कि पेपर वर्क भी साइन करना होगा। ऑफिसर ने माजरत की और हाथ मिलाकर वहाँ से रुखसत हो गया। वकील और ऑफिसर को फारिग करके सलजोग बिस्तर पर लेटे जुहान की तरफ मुतवज्जा हुआ। कैसे हो, ज़्यादा चोटें तो नहीं आई? उसने सवाल किया। मैं ठीक हूँ भाई, और ट्रस्ट मी, मेरी गलती भी नहीं थी। सामने वाला ड्राइवर ड्रंक था, जुहान ने वजाहत की। इट्स ओके, सलजोग ने उसे रिलैक्स किया। नो इट्स नॉट ओके, आपका निकाह था, मैं वो भी अटेंड नहीं कर पाया। आपको और भाभी को मेरी वजह से परेशानी हुई। वो नादिम हुआ। कोई परेशानी नहीं हुई। और क्या मैं अपने भाई के बगैर निकाह कर सकता था? सलजोग ने संजीदगी से कहा। व्हाट? आपने आज निकाह नहीं किया? क्यों भाई? यार, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जुहान लेटे से उठ बैठा। तुम्हारे एक्सीडेंट का सुनकर मैं परेशान हो गया था, बस जल्दी से चला आया। सलजोग अपने माथे को उंगली से रगड़ते हुए बोला। भाभी किधर है? उसने सवाल किया। ताने को मैं उधर होटल में छोड़कर आया हूँ। अकेला? ओ गॉड भाई, मैं कोई मर तो नहीं गया था जो आप उन्हें इस तरह छोड़ा है। आप अभी वापस जाएं, मैं सुबह ये चालान और पेपर वर्क खुद करवा लूँगा। जुहान ठीक ठाक परेशान हुआ। वो समझदार लड़की है। अब मज़ीद बातें नहीं, हम कल सुबह यहाँ से रवाना होंगे और शाम तक उधर पहुँचकर मगरिब की नमाज के साथ ही निकाह रख लेंगे। तुम आराम करो, मैं कैंटीन से कुछ खाने पीने को लाता हूँ। जुहान को हिदायत देकर वो बाहर निकला। सैंडविच और कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। शुक्र है इस एक्सीडेंट की इत्तला पाकिस्तान नहीं पहुँची थी, वरना सब ने परेशान हो जाना था। पूरी रात हॉस्पिटल में गुजारकर सुबह सवेरे ही वो हॉस्पिटल के ड्यूज़ क्लियर करवाने में लग गया था। वहाँ से फारिग होकर वो जुहान को लेकर पुलिस स्टेशन पहुँचा। सारी कागज़ी कार्रवाई से फारिग होकर उसने कलाई में बंदी घड़ी में वक्त देखा तो दिन के 11 बज चुके थे।
कल से इतनी भाग दौड़ में उसे तानिया को रात में कॉल करने का मौका ही नहीं मिला था। वैसे भी वो जोहान के सामने उसे कॉल करना नहीं चाहता था, लेकिन अब उसका दिल तानिया की आवाज़ सुनने को हुमक रहा था। जोहान को गाड़ी में बैठने का इशारा करके उसने तानिया को फ़ोन में लाया। चंद बातें करके उसे कमरे से बाहर ना निकलने की हिदायत देकर उसने फ़ोन रखा। वो उसकी वापसी का पूछ रही थी। तानिया की आवाज़ में घुली उदासी वो महसूस कर गया था। वो यकीनन उसे मिस कर रही थी, पर ज़बान से कह नहीं रही थी। उसे सरप्राइज़ देने के ख्याल से उसने अपनी आज ही के दिन वापसी का जिक्र नहीं किया और फ़ोन बंद करके गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। भाभी से बात कर रहे थे? जोहान ने शरारत से पूछा। तुम आराम से सीट पीछे करके बैठ जाओ ताकि दर्द ना हो। वो गाड़ी स्टार्ट करके जोहान का सवाल अनसुना करते हुए नरमी से बोला। ब्रो, तानिया भाभी ने आपको बदल दिया है। आप मुस्कुराने लगे हैं। जोहान ने तानिया को सराहा। तो इससे पहले क्या मैं तुम्हें काटता था? सलजोक ने उसे घूरा। आपसे बात करते हुए हमेशा ही एक डर सा लगता था कि बस अब पड़ी कि अब। लेकिन सियाने सच कहते हैं, मोहब्बत अच्छे अच्छों को नेक बच्चा बना देती है। जोहान हंसा। मुझे उससे मोहब्बत नहीं है। सलजोक ने स्पीड तेज़ की। हैं? मोहब्बत ना होने पर अगर आपका ये हाल है तो मोहब्बत होने पर क्या होगा? वैसे क्या भाभी को पता है कि आप उनसे मोहब्बत नहीं करते, या ये खबर मैं उन तक पहुंचा दूं? जोहान ने उसे देखते हुए कहा। बता देना उसे, और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सलजोक सुकून से बोला। यार, आप दोनों क्या चीज़ हैं, बल्कि अजूबा। यानी आपको मोहब्बत के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर ये इतनी जल्दी निकाह क्यों कर रहे हैं? क्यों खुद को बाउंड कर रहे हैं? जोहान ने संजीदगी से सवाल किया। ये प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये सब शादी के बाद अच्छे लगते हैं। हाँ, मुझे इसका एहसास है। उसकी हंसी मुझे अच्छी लगती है, उसका रोना मुझे तकलीफ़ देता है, और इससे पहले मेरे जज्बात उसके लिए कंट्रोल से बाहर हो जाएं, बेहतर है निकाह कर लिया जाए। फिर वो मेरी महरम होगी, और महरम से मोहब्बत तो क्या, इश्क भी किया जा सकता है। सलजोक की नज़रों में तानिया का गुलाब चेहरा उभर आया था। गाड़ी 120 की रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रही थी। वो जल्द से जल्द ओटावा पहुंचना चाहता था। 5 घंटे का सफ़र 3 घंटे में तय करके वो ओटावा की हुदूद में दाखिल हुए थे। शाम का सूरज ढलने को था जब सलजोक ने अपनी बेविक होटल की पार्किंग में रोकी। जोहान, तुम इधर ही रुको और मौलाना साहब को कॉल करके इंतजाम करवाओ, तब तक मैं तानिया को लेकर आता हूँ। वो जोहान को हिदायत देकर गाड़ी से उतरा। 2 रातों से वो मुसलसल सफ़र में था। थकन से उसका बुरा हाल हो चुका था, लेकिन तानिया का साथ पाने की खुशी, उसे अपना बनाने के एहसास ने उसके अंदर एक जोश, एक वलवला सा पैदा कर दिया था। वो जब उसे अचानक अपने सामने देखेगी तो कितने रंग उसके चेहरे पर उतरेंगे। ये सोच उसके वजी चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई और वो लंबे लंबे कदम उठाते हुए लिफ्ट से निकलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचकर जेब से चाबी नुमा कार्ड निकाला और दरवाज़ा खोल दिया। उमर सालार, एक ऐसा इंसान जिसने आज तक खुद को सबसे आला, सबसे बरतर जाना था, और इसी एहसास बरतरी में मुब्तला होकर उसने तानिया के साथ अपना रिश्ता, बचपन का रिश्ता तोड़ दिया था। कम उम्र तानिया उसे अपने काबिल नहीं लगती थी और वो आगे बढ़ गया था, लेकिन आज तानिया को देखकर वो हैरान रह गया था। वो अब एक भरपूर खूबसूरती के तमाम मैार पर पूरी उतरती हुई लड़की थी, जिसे माजी में वो बुरी तरह ठुकरा चुका था, और मंगनी टूटने के बाद वो कैसे खुश रह सकती थी, ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ सकती थी। उसे तो उमर सालार के गम में जोग ले लेना चाहिए था, ना कि खुद को इतना ग्रूम करके किसी से शादी करके वो अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा चुकी थी। ये उसकी उमर सालार की नफ़ी थी। शायद अंदर दूर कहीं उसके लाशऊर में ये बात छुपी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, तानिया सारी ज़िंदगी उसके नाम पर बैठी रहेगी। अब उसकी मर्दाना अना को, अपनी साबका बचपन की मंगेतर को किसी और के साथ बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। वो सिगरेट के कश पे कश लगा रहा था और ख़ुद भी सिगरेट ही की तरह सुलग रहा था। तानिया, तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मुझे, हमारे रिश्ते को फरामोश करके किसी और की हो जाओ, वो बड़बड़ाया। अहमद को तो वो पहले ही अम्मी के रूम में छोड़ आया था और उसने उनसे तानिया का कोई जिक्र नहीं किया था। एक फ़ैसला करके वो उठा और सिगरेट एशट्रे में मसल कर कमरे से बाहर निकला। उसका रुख तानिया के कमरे की तरफ था। तानिया के दरवाजे के बाहर रुककर उसने लॉबी में चारों तरफ देखा। शाम ढल रही थी। पूरा कॉरिडोर सुनसान पड़ा था।
उसने आगे बढ़कर तानिया का दरवाज़ा खटखटाया। तानिया इतने अरसे बाद उमर सलार को इस तरह से अचानक सामने होने पर दोबारा देखकर हैरान रह गई थी। ये वो शख्स था जिसे वो दोबारा कभी भी नहीं देखना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए वो अपने कमरे में आई। उमर सलार उसे जिन नज़रों से देख रहा था वो तानिया की बर्दाश्त से बाहर था। कमरे में आकर उसने रूम फ्रिज से पानी निकाल कर पिया। माजी का ये भूला हुआ वर्क अचानक ही से उसके सामने आ गया था और उसने तो अभी तक सलजोक खानज़ादा को भी अपनी ज़िंदगी के इस तल्ख बाब के मुतालिक कुछ नहीं बताया था। एक दो बार बताने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन सलजोक ने सुना ही नहीं था। लेकिन अब वक्त आ गया था कि वो सलजोक को एक एक बात, माजी का एक एक ज़ख़म निकाह से पहले दिखा देती। वो इस तरह भी कैफियत में घिरी कमरे में चक्कर पर चक्कर लगाए जा रही थी। थक हार कर उसने सूटकेस से आरामदेह ट्राउज़र और शर्ट निकाली और जाकर गर्म पानी के शावर के नीचे खड़ी हो गई। गरम गरम पानी उसकी सारी थकावट उतार रहा था। एक तवील शावर लेकर वो वॉशरूम से बाहर निकली और तौलिए से अपने बाल झटक कर सुखाने लगी। लंबे नम बालों को पुश पर डालकर उसने अपना सेल फ़ोन उठाया। शाम के 6 बज चुके थे। उसका इरादा सलजोक को फ़ोन करने का था। अभी वो फ़ोन को हाथ में लेकर देख ही रही थी कि उसका दरवाज़ा बजा। कौन है? उसने दरवाजे के पास आकर पूछा। तानिया, अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, तुम ये अहमद को संभालो, मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। उमर सलार की परेशान घबराई हुई आवाज़ दरवाजे के पार से उभरी। फुप्पो? तानिया ने ज़ेरे लब दोहराया और जल्दी से बिना सोचे समझे दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे के खुलते ही उमर तेज़ी से तानिया को धकेलते हुए अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर चुका था। आप इस तरह? अहमद किधर है? तानिया ने 2 कदम पीछे हटते हुए पूछा। बेबी, इट्स टू गुड टू सी यू डार्लिंग। आओ हम मिलकर चंद खुशगवार लम्हे साथ गुजारते हैं। उमर ने उसका हाथ पकड़ा। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अब हमारे बीच कुछ नहीं रहा है, सब ख़त्म हो चुका है, तो फिर आप क्यों इधर आए हैं? चले जाएं, इससे पहले कि मैं पुलिस को कॉल करूँ। उसकी आवाज़ गुस्से और तपिश से काँप रही थी। वो सलजोक खानज़ादा की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुकी थी, उससे प्यार करने लगी थी और अब इस तरह उमर सलार का उसके सामने आना उसे अच्छा खासा अपसेट कर गया था। उसका और सलजोक का कोई मुकाबला ही नहीं था। माना कि उमर बहुत अट्रैक्टिव था, लेकिन सलजोक जैसा हैंडसम नहीं था और ना ही उसे सलजोक की तरह रिश्तों की इज्जत करना आता था। सलजोक उसकी ज़िंदगी में एक बाहर का झोंका बनकर छा चुका था। वह ऐसा आदमी था जो इज्जत करना और करवाना दोनों जानता था। तानिया माय लव, मैं एक आज़ाद आदमी हूँ। मेरी बीवी मर चुकी है। वैसे भी वो तुम्हारी जैसी पुरकशिश और हसीन नहीं थी। अब मैं तुमसे शादी करके हमारे टूटे हुए रिश्ते को जोड़ना चाहता हूँ। उमर ने अपना इरादा बताते हुए उसके सरापे पर एक भरपूर नज़र डाली। मैं शादीशुदा? तानिया ने कहना चाहा। मुझे अच्छी तरह पता है तुम कोई शादीशुदा औरत नहीं हो। उमर ने उसकी बात काटी। और अगर होती भी तो मैं तुम्हारी डाइवोर्स करवा देता कि तुम्हें सईद मामू मेरे नाम करके गए थे। तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरे डैड मुझे तुम्हारे नाम करके गए थे? तानिया का खून खौल उठा। लिसन मिस्टर उमर, तुम मेरी और मेरे डैड की ज़िंदगी का एक भयानक ख्वाब हो। तुम कातिल हो मेरे डैड के और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना। तानिया ने शरारे उगलती नज़रों से उसे देखा। वरना क्या? मुझे धमकाती है तेरी इतनी मजाल? उमर ने तेज़ी से उसकी कमर में हाथ डाला ही था कि तानिया ने पास रखा भारी शो पीस उठाया। इससे पहले कि वो उमर का सर फाड़ देती, दरवाज़ा खुला और सलजोक खानज़ादा अंदर दाखिल हुआ। सलजोक, आप? तानिया ने फटी फटी नज़रों से उसे देखा, जिसकी आंखों में कमरे का मंजर देखकर लहू उतर आया था। ओह, तुम्हारा नया पार्टनर आ गया, मैं चलता हूँ। उमर तेज़ी से तानिया से अलग हुआ और कमरे से बाहर निकल गया। उमर के जाते ही सलजोक ने सर्द नज़रों से तानिया को देखा और बिना एक भी लफ्ज़ कहे कमरे से बाहर निकलने लगा। सलजोक प्लीज़, आप मेरी बात तो सुने। तानिया तेज़ी से उसके सामने आई। सलजोक का चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख पड़ गया था। उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल कर रहा था। आप जैसा समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। तानिया ने हिम्मत करके बात शुरू की। अकेले कमरे में एक गैर मर्द के साथ, ये खुले नम बाल, बिना दुपट्टे के तुम्हारा ये दावत देता सरापा, मैं सब समझ रहा हूँ।
वो जबड़े भेज कर बोला। उसकी हड्डियों की कड़कने की आवाज़ तानिया की रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ा गई थी। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जाने पर बहुत शर्मिंदा था, इसीलिए भागा भागा बिना रुके बिना आराम किए तुम्हें सरप्राइज़ देने चला आया, और तुमने तो मुझे ही सरप्राइज़ कर दिया। वो दाएं हाथ से तानिया को हटाते हुए तेज़ी से बाहर निकल गया। सरजोक प्लीज़ मेरी बात सुने, तानिया ने दरवाजे पर खड़े होकर उसे पुकारा। बस पर सब बेसूर ठहरा। वो बिना रुके चला गया था। सरजोक के जाने के बाद जोहान को याद आया कि उसने मौलवी साहब का फ़ोन नंबर तो लिया ही नहीं, तो उन्हें कॉल कैसे करे। वो तेज़ी से गाड़ी से उतरा, सरजोक के पीछे भागा, लेकिन सरजोक ब्रो को तो शायद होने वाली भाभी जी से मिलने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी कि वो नज़रों से ओझल हो गया था। जोहान ने लिफ्ट के आने पर वही फ्लोर नंबर दबाया जहाँ ये चंद लम्हे पहले रुकी थी। थर्ड फ्लोर पर उतरते ही उसे सरजोक एक कोने वाले कमरे को खोलकर अंदर जाता नजर आया। वो तेज़ी से आगे बढ़ा, जब एक लंबा तकरीबन 30-32 साल का खुश शक्ल आदमी उस कमरे से निकलकर लिफ्ट की तरफ आता नजर आया। अम्मी, ऐसी आग लगाई है कि दिल खुश हो गया। कोई भी गैरतमंद आदमी ऐसी लड़की के साथ रिश्ता नहीं रखेगा, और फिर बस मैं और आप आराम से तानिया पर उसके होटल पर काबू पा लेंगे, वो किसी को फ़ोन पर बता रहा था। जोहान ने हैरत से उसे देखा और तेज़ी से कमरे की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता, गुस्से में तपता हुआ सरजोक बाहर निकला और उसके पीछे पीछे नंगे पैर तानिया बाहर निकली। वो उसे पुकार रही थी, लेकिन सरजोक रुके बगैर लिफ्ट में दाखिल होकर गायब हो गया। जोहान की छठी हिस्स कुछ बहुत ही गलत होने का इशारा कर रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सरजोक के पीछे जाए या तानिया से मिले। 1 मिनट के अंदर अंदर उसने सरजोक के पीछे जाने का फैसला किया कि उस जुनूनी आदमी को रोकना ज़रूरी था। वो लिफ्ट से निकलकर दौड़ता हुआ गाड़ी तक पहुंचा, लेकिन गुस्से में भरा सरजोक उसे देखे बिना तेज़ी से गाड़ी निकाल कर चला गया था। जोहान ने वापस पलटकर तानिया के पास जाने का फैसला किया। ऊपर कमरे की तरफ आया तो दरवाज़ा खुला हुआ था और तानिया वहीं चौखट पर साकत खड़ी थी। उसकी आंखें शिद्दत गम से सुर्ख हो रही थीं, जिस्म कँपकँपा रहा था। जोहान आहिस्ते से चलता हुआ उसके पास आया। वो पाकिस्तान में कई पार्टीज में बहन भी मिल चुके थे। तानिया उसे जानती थी। तानिया भाभी, उसने तानिया को अदब से मुखातिब किया। तानिया, जो अभी तक सरजोक की इस तरह उस पर एतमाद ना करने, उसकी बात सुने बगैर, उसके आंसुओं की परवाह किए बगैर जाने पर शॉक्ड हालत में दरवाजे पर साकत खड़ी थी, जोहान की आवाज़ सुनकर चौंक गई। मैं आपकी भाभी नहीं हूँ, वो सख्ती से बोलते हुए अंदर पलटी। इससे पहले कि वो दरवाज़ा बंद करती, जोहान ने तेज़ी से हाथ रख कर दरवाजे को रोका। बहन तो है ना, ये कहकर वो अंदर आ गया। तानिया आपी, यहाँ क्या हुआ था? वो आदमी कौन था जो आपके और भाई के रिश्ते में जान कर आग लगा गया है? जोहान ने बेडरूम से पानी की बोतल निकाल कर तानिया की तरफ बढ़ाई। कुछ नहीं, बस मैं ही गलत लड़की हूँ। तानिया सिसक उठी। आप मेरी बहन हैं, भाभी माँ हैं, और आप कभी भी गलत नहीं हो सकती हैं। जोहान ने उसके सर पर हाथ रखा। तानिया ने डुबडुबाई हुई नम आँखों से उसे देखा और फिर खड़ी हो गई। अब वो अपना सूटकेस पैक कर रही थी। ये आप क्या कर रही हैं? जोहान परेशान हुआ। मैं पहली फ़्लाइट से अपने घर पाकिस्तान वापस जा रही हूँ। तानिया ने आंसू पोंछकर खुद को संभाला। क्यों? प्लीज़ ऐसा मत करें। जोहान ने उसके हाथ से सूटकेस घसीटा। जब सरजोक ही मुझे बिना कोई बात सुने छोड़ गए हैं, तो कौन से रिश्ते से मैं इधर हूँ? तानिया ने सवाल किया। भाई का गुस्सा ठंडा होगा तो वो वापस आ जाएंगे, जोहान ने समझाना चाहा। तो क्या अब मेरी यही औकात रह गई है कि मैं गुस्सा ठंडा होने का इंतज़ार करूँ? तानिया ने ज़ख्मी लहजे में बोलते हुए जोहान को देखा। क्या मेरी कोई इज्जत, कोई अना नहीं है कि जो जब चाहे धुतकार दे और जब चाहे अपना ले? क्या मैं इसी काबिल हूँ कि हर बार मुझे मेरे किरदार को निशाना बनाया जाए? तानिया फट पड़ी। आप ही प्लीज़, जोहान ने तासुब से उसे देखा। नहीं जोहान, मैं अब 1 मिनट भी इधर रुकी तो मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। मैं जा रही हूँ। वो अपना पर्स उठाकर जूता पहनते हुए बोली। अच्छा रुके, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। जोहान ने हार मान ली और कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो गया। मैं लॉबी में आपका वेट कर रहा हूँ, आप आराम से सामान लेकर आ जाएं। जोहान ने संजीदगी से कहा और बाहर निकल गया। सामान था ही कितना, बस एक सूटकेस जो वो पहले ही पैक कर चुकी थी। कुछ सोचकर उसने सूटकेस खोला और ब्राइन की पार्टी वाला सरजोक का दिलाया हुआ पार्टी ड्रेस निकाल कर बेड पर सलीके से रखा। सरजोक के सामान में से अपना पासपोर्ट निकाल कर अपने पर्स में रखा। अब सिर्फ अंगूठी बची थी
जो किसी भी सूरत उसकी उंगली से नहीं उतर रही थी। थक हार कर उसने अपना सूटकेस दोबारा खोला और पैसों का लिफाफा, वो पैसे जो उसने अपना जेवर गिरवी रख कर लिए थे, निकाला और फिर अपने गले में पड़ी भारी चेन और टॉप्स जो उसकी माँ की निशानियाँ थीं, उतार कर उस पैसों वाले लिफाफे में रख कर बेड पर सूट के ऊपर एक नोट के साथ रख दिया। डबडबाई हुई नज़रों से इस हनीमून स्वीट रूम पर नज़र डालते हुए वो अपना सूटकेस उठाकर कमरा लॉक करके बाहर निकल गई। बाहर लॉबी में लिफ्ट के पास ही जोहान उसका इंतजार कर रहा था। उसे आता देखकर उसने आगे बढ़कर अपने एक हाथ से उसका सूटकेस उठाना चाहा। इट्स ओके, मैं अपना बोझ खुद उठाने की आदी हूँ, तानिया ने नरमी से उसे मना किया और सूटकेस घसीटते हुए लिफ्ट में दाखिल हो गई। होटल से उन्होंने एक टैक्सी हायर की और एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। कई फ़्लाइट्स पाकिस्तान जाती थीं और तानिया ने सोच लिया था किसी भी कीमत पर जिस भी फ़्लाइट में उसे जगह मिले वो कबूल है। वो एक लम्हा भी इधर रुकना नहीं चाहती थी। सलजोक गुस्से में बिफरा हुआ कमरे से निकलकर सीधा गाड़ी में बैठकर हवा हो गया था। एक मर्द के लिए सबसे अहम उसकी इज्जत और गैरत होती है और गैरत के नाम पर तो बड़े बड़े कत्ल हो जाते हैं। तानिया को इस तरह एक गैर मर्द के साथ देखना आसान नहीं था। उसे तानिया पर, उसके किरदार पर मुकम्मल भरोसा था, लेकिन एक गैर मर्द कमरे के अंदर क्यों आया, कैसे आया? ये सवाल उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह ज़रबे लगा रहा था। कोई ऐसे ही तो कमरे में नहीं घुस सकता। अगर वो दरवाजे तक आया भी था तो तानिया ने एक अनजान गैर मर्द के लिए दरवाज़ा क्यों खोला? उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। वो 2 घंटे ड्राइव करके उसी जंगल में आ गया था और अब आबशार के पास सर्द मौसम से बेनियाज सिगरेट के साथ खुद भी सुलग रहा था। दिन ढल चुका था। रात की स्याही अपने पर चारों तरफ फैला चुकी थी। हल्की हल्की सी बर्फबारी शुरू हो चुकी थी, पर उस सब से बेनियाज वो पत्थर से टेक लगाए बैठा हुआ था। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज की एपिसोड का ट्विस्ट आपको पसंद आया होगा। आखिर क्या अंजाम होगा इस कहानी का, ये जानने के लिए आपको इंतज़ार करने का पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड का। तो फिर देर नहीं करते, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।